देखिए 2014 में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये उन्होंने 2043 कहा था। हमारी सरकार तीसरी पारी में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य करके चल रही है। मतलब कांग्रेस के हिसाब से 15 साल पहले मेरा, एक तो मैंने प्रीपोन कर दिया और कार्यक्रम, मतलब उसके लिए मुझे मेहनत लगती है। अगर कांग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी आते आते हो सकता है अर्नब का पोता शायद उसको पता समाचार मिलते कि हाँ तीसरे नंबर पहुंचे, ये हाल हो जाता। 2-2 3-3 पीढ़ी मिट जाती जी। और हम इतना, तो देश का नौजवान, उसको पुराना पता नहीं है, लेकिन देश के नौजवान को दुनिया का पता है। देश के नौजवान को अगर चीजें मिले तो मानता नहीं है, लेकिन वो एनालिसिस करता है। ये अच्छी निशानी है। और मैं मानता हूं कि देश के अब जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, वो 2014 के पहले तो 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का था। उसको उस समय के अखबारों में क्या चलता था, भ्रष्टाचार की खबरें क्या होती थी, कानून व्यवस्था के बम ब्लास्ट हो रहे, हर जगह पे बोर्ड लगे रहे, लावारिस चीजों को हाथ पर लगाओ। एयरपोर्ट पर बोला जाता लावारिस चीज ट्रांजिस्टर बम लगाओ, लावारिस। आज उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलता नहीं। तो ये चीजें वो समझता है। और हमने भारत की ग्रोथ को एक प्रकार से 2-2 पीढ़ी एडवांस कर दिया है। मैंने 2-2 पीढ़ी मैंने एडवांस कर दिया है। और मैं मान, जैसा आपने उल्लेख किया, गगनयान की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, स्पेस स्टेशन की बात हो, या एयरपोर्ट। अब देखिए भाई, हमें आज भारत के पास करीब सभी मिलाकर के प्राइवेट प्लेन वगैरह सब गिने तो 600-700 हवाई जहाज है। अभी 1100 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक किया हुआ है भारत ने। एक आंकड़ा शेयर करूं मोदी? हाँ, एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2028 में जब तक भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा आपके तीसरे कार्यकाल में, तो भारत की जो टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो 50% होगी पूरी दुनिया की। मतलब हर दूसरी प्लेन भारत से टेक ऑफ करेगी। ये आपके कार्यकाल में। और इसलिए मेरे सामने चुनौती ये नहीं है, मेरे सामने चुनौती मैं कितनी तेजी से एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये कहते हैं तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री आए नहीं आए, कोई भी सरकार बने, सिर्फ एविएशन, टूरिज्म। आप मान के चलिए जी, मैं G20 में मैंने 200 कार्यक्रम अलग अलग देश के स्थानों पर किए। मैंने टूरिज्म का एक फाउंडेशन बना दिया है जी। इतना बड़ा टूरिज्म आने की संभावना मैं देख रहा हूँ जी। G20 के हर देश के हर लोग, यार भारत एक बार तो जाना चाहिए, ये मूड बना दिया है मैंने। और मैं विद इन इंडिया यात्रा और इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। अब आप एविएशन सेक्टर देखिए, रोजगार के कितने अवसर बनेंगे। आप फ्लाइट क्रू चाहिए, आपको ग्राउंड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए हजारों लोग लगते हैं जी। यानी पूरा भारत एक प्रकार से लॉजिस्टिक हब बनेगा। कितनी व्यवस्थाएं लगेगी, आप कल्पना कर सकते हैं जी। इतना ही नहीं जी, देश के नौजवान, यानी आप Tier 1 Tier 2 सिटी तक मत देखिए, आप गांव तक देखिए। भारत के नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपना ही नहीं देखता था। क्यों? कि उसको तो बेचारा, पहले तो मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं, मैं अंग्रेजी स्कूल में कैसे पढ़ूंगा। मैंने निर्णय कर लिया, मातृभाषा में भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, मातृभाषा में तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़े बिना तुम्हारी रुकेगी नहीं। अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ 2029 में मैं यूथ ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं बीच ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं 2036 ओलंपिक यहाँ करना चाहता हूँ। ये चीजें कोई शोकेस नहीं है जी, मेरे देश के मिजाज को बदल दे। G20 साहब, 8वीं कक्षा का बच्चा स्कूल में बोलता था G20 जी, बिल्कुल। जबकि पहले लोगों को पता नहीं था G20। तो मैं मेरे देश के हर बच्चे को ग्लोबल माइंडसेट उसका तैयार कर रहा हूँ जी। एक के बाद एक मैं कदम वो उठा रहा हूँ जी। और तीसरा कार्यकाल
मुझे मेरे सबसे बड़ी मेरी भरोसे की ताकत है ये बिलो 30 एज ग्रुप है जी। वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, मैं पूरा विश्वास है मेरा। मैं मेरे देश से 20 to 30 वाला जो एज ग्रुप है ना, वही मेरे देश को आगे स्पीड मेरी बढ़ाने वाला है। दिख भी रहा था। और दूसरा, माताएं बहनें, माताओं बहनों का जो रोल है वो पिछली शताब्दी में जो इतना हुआ है उससे सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा जी। यानी हम कितनी तेजी से बढ़ेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं जी।